हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हितेश दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा यूपीएससी एवं स्टेट पीएससी निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। करंट अफेयर सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो इंडियन एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में आए हुए एक एडिटोरियल के बारे में। ये जो आज का टॉपिक जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, इस टॉपिक के बारे में हमने कई बार जिक्र पहले भी कर लिया है। यानी जो भी एग्रीकल्चर संबंधित हमने एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करी थी, उसमें एक समाधान के रूप में हमने देखा था डीएसआर मेथड को, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड को। तो आज का जो एडिटोरियल है मुख्यतः एक कंटेक्स्ट में लिखा गया है। वो कंटेक्स्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जो टर्म इस्तेमाल की जा रही है डीएसआर। वो कंटेक्स्ट क्या है वो भी समझेंगे, लेकिन मुख्यतः फोकस करेंगे डीएसआर के बारे में। इस एडिटोरियल को शुरू करने से पहले आप सभी को, जितने लोगों ने यूपीएससी का प्रीलिम्स आप में से कई लोगों ने दिया होगा, जिनका बढ़िया गया है उनको अग्रिम शुभकामनाएं, और जिनका थोड़ा बिगड़ा भी है तो उनके लिए ये कहना है कि जो योद्धा होता है वो जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी कहलाता योद्धा ही है ना। तो जीतना या हारना ये तो दृष्टिकोण हो सकता है बाहरी, लेकिन योद्धा का अंदर का दृष्टिकोण क्या होता है, या तो वो जीतता है या तो वो सीखता है। तो आपको अपनी गलतियों से सीखना है और उससे आगे बढ़कर अपनी जो आगे की जो चैलेंजेस हैं उसमें एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना है, अपनी पुरानी भूलों का। तो अभी 16 तारीख गुजरी है, आगे एक और मौका बचा है आपके पास 23 तारीख का। तो 23 तारीख को एमपीपीएससी प्रीलिम्स है, आप उस पर फोकस कीजिए। यदि किसी ने फॉर्म नहीं भी भरा एमपीपीएससी का, फिर भी आप उस पेपर को घर पे देने का प्रयास करें, क्योंकि क्या है, ऐसा कहा जाता है कि जो स्टेट पीएससीज हैं और यूपीएससीज हैं उनमें बहुत कनेक्शन है। हालांकि उनकी अप्रोचेज में बहुत डिफरेंस है कि आपको स्टेट पीएससी की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट रहती है, यूपीएससी की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट रहती है, लेकिन सिलेबस का कई पोर्शन जो होता है ना, उसमें लगभग कई लोग कहते हैं कि 80% जो होता है वो सेम रहता है। तो जो स्टैटिक पोर्शन है जो आपका, उसके लिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। तो अभी का एक मौका छूटा है, इससे सीख लेकर आगे प्रयास करेंगे कि इसमें और समाधान हम कर सकें और सुधार हमारे उसमें कर सकें। आज के एडिटोरियल को शुरू करते हैं और जानते हैं डीएसआर मेथड के बारे में। इसको समझने से पहले अभी देख लेते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है ना, क्या बोला जा रहा है कि पंजाब में धान की सीधी बुआई, यानी जो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस है या डायरेक्ट सीडेड राइस है ना, दोनों चीज़ बोली जाती है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड भी कहा जाता है और डायरेक्ट सीडेड मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। पंजाब में धान की सीधी बुआई यानी डीएसआर अभी तक क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। अभी पंजाब का एक डेटा बताता है कि पंजाब में अगर हम बोलें कि 100 अगर भूमि है उसकी, मतलब 100% अगर जो भूमि है, उस 100% भूमि में से 80% पे डीएसआर मेथड सक्सेसफुल हो सकती है। इतना पोटेंशियल है इसके पास। और 20% जो है वो क्या है, योग्य नहीं है कि डीएसआर मेथड उसमें अप्लाई हो पाए। डीएसआर मेथड उतनी अच्छी तरीके से वहाँ पे काम नहीं कर पाएगी। लेकिन ये जो 80% है उसके बाद भी अपन इस 80% का पूरा जो है डीएसआर मेथड उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यतः चैलेंज क्या है इसका, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यदि शॉर्ट टर्म में देखें तो उसके जो फायदे हैं उतने ज़्यादा फार्मर्स को देखने को नहीं मिल रहे हैं। यही उनका एक चैलेंज है, इसके कारण वो उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कुछ बताया गया है कारण वगैरह, वो हालांकि अपने लिए इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। हमारे लिए मेन जो चीज़ रिलेवेंट हो जाती है वो है डीएसआर मेथड अभी के लिए, क्योंकि हमें डीएसआर मेथड भी मतलब ठीक तरीके से ही पता नहीं है। तो इसका इस्तेमाल हमने पिछले एडिटोरियल्स में अगर आपने फॉलो करा होगा पूरी तरीके से तो आप जान रहे होंगे। जितनी भी हमने परेशानी देखी थी वाटर स्कार्सिटी यानी जल की आपूर्ति से कमी के संबंध में जो देखी थी, उसमें हमने इसका इस्तेमाल किया था कि हमने देखा था कि किस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज डिटेल में पढ़ ही लेते हैं कि डीएसआर मेथड होता क्या है। इसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जानेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ये हमें कहाँ इंपॉर्टेंट होगा, सिलेबस में कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप देखेंगे यूपीएससी जीएस पेपर 3 और पेपर 4 अगर आप देखें, जीएस पेपर 3 में जो हमारा सेक्शन आता है इन्वायरमेंट वाला, इकोनॉमिक्स में ही एक यूनिट, उससे एग्रीकल्चर से संबंधित जो यूनिट्स दी हुई हैं 4th, 5th और 6th, ये एग्रीकल्चर से संबंधित यूनिट्स हैं। उसमें जो 4th यूनिट है मुख्यतः इसके लिए हमारे लिए ये जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। किस तरह से, यहाँ पर बताया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज। यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, सिंचाई प्रणालियों की डिफरेंट टाइप्स की। तो यहाँ पे इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणालियाँ, इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सेकेंडली इधर लिखा हुआ है कंस्ट्रेंट्स, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, किसानों की सहायता के लिए
ई प्रौद्योगिकी। तो DSR मेथड में भी जो प्रौद्योगिकी उसका इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस यूनिट से मुख्यतः ये कनेक्ट होगा। और भी अगर अपन देखें जो कंजर्वेशन की एक यूनिट आती है संरक्षण वाली, वहाँ से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। लेकिन आज का जो कंटेक्स्ट है मुख्यतः एग्रीकल्चर को केंद्र में रख के रखा है, इसलिए वो वाली यूनिट इसमें लगाई नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि मुद्दा क्या है, चर्चा में क्या आ रहा है। जो पंजाब है आज पूरी तरीके से क्या है, जो चावल की सीधी बुआई जो है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड है, उसके लिए क्या कर रहा है, डायरेक्टली मतलब बहुत प्रयास करना शुरू कर चुका है, अपना प्रयास रहते हैं, बहुत सारा विकास उसने कर लिया है। इसी मेथड का एक और नाम है टार वाटर, याद रखिएगा इस नाम का, टार वाटर इसका एक और नाम है। अब ये जो DSR मेथड है इसके उसमें देखा जाता है, ये DSR मेथड है, इसका इस्तेमाल करने से 15 से 20% तक की क्या होती है, जो हम पानी का उपयोग करते हैं, जो वाटर का कंजम्पशन करते हैं, उसमें कमी आ जाती है। यानी अगर आप मान के चलिए पहले अगर 100 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसमें से 15 से 20 लीटर पानी अब आपका कम खर्च होगा यदि आप DSR मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मुख्यतः आप इसमें शब्द क्या समझ रहे हैं, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, राइस मतलब धान। यदि आप कृषि से संबंधित होंगे, कुछ ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होंगे, तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा पानी को लेने वाली फसल जो है वो है धान, जिससे सबसे ज़्यादा पानी का कंजम्पशन होता है। तो उससे बचने के लिए क्या है, DSR मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो 15 से 20% तक इसमें क्या होता है, पानी की कमी देखने को मिल सकती है। यदि हम ट्रेडिशनली देखें, जो ट्रेडिशनली हम जो रूप से इस्तेमाल करते हैं ट्रांसप्लांटेशन मेथड, उसमें 3600 से लेकर तो 4125 यानी 4125 लीटर तक का पानी जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। कितने में, 1 किलो चावल के उगाने में। सोचो 1 किलो चावल उगाने में हम 3600 से लेकर तो कितने 4125 लीटर पानी खर्च कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें 15 से 20% पानी हम बचा सकते हैं DSR मेथड से। कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। नेक्स्ट चीज़ क्या है, DSR मेथड में क्या होता है, श्रम की आवश्यकता भी कम रहती है, जो लेबर की ज़रूरत होती है ना वो भी कम होती है। यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि इसमें आप जो मेथड होगा आगे हम समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से श्रम कम होगा। अगर अभी के लिए मैं बताऊँ श्रम कम होने का फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा जो किसानों की धान प्रबंधन, और दूसरा क्या होता है जो पराली होती है ना, पराली आप जानते होंगे आज हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। दिल्ली में प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बताते हैं पराली का। तो इसमें क्या होता है, जो धान की पराली होती है इसका प्रबंधन करने के लिए जो हमारे फार्मर्स उनको एक समय मिल जाएगा यदि इसमें श्रम की कम आवश्यकता होगी तो। ठीक है, तो इस टॉपिक का शुरुआत हमने इससे करी है। सबसे पहले देख लेते हैं इसके इंग्लिश में इसका कंटेंट जो उसमें उपलब्ध है, आपको देख सकते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आज हम कौन सी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यदि इसको ठीक से समझ लिया तो आराम समझ जाएंगे कि जो आज की नई मेथड जो हम लेकर आए हैं वो क्या नई चीज़ करके लाएगी, है ना। सबसे पहले समझते हैं आज की ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं। पारंपरिक रूप से हम अगर देखें धान की खेती अगर हम करते हैं तो उसमें 25 से 30 दिन पहले 25 से 30 दिन पहले हम क्या करते हैं, एक नर्सरी आप जानते होंगे, उस नर्सरी में जाकर धान के छोटे छोटे पौधे जो हैं उनको लगा देते हैं। अब जब वो छोटे छोटे पौधे थोड़े से बड़े हो जाते हैं 25 से 30 दिन बाद इनको यहाँ से उखाड़ कर, मतलब इस ज़मीन में जहाँ पे नर्सरी में इसको लगाया है यहाँ से उखाड़ कर एक फ्लोडेड जो फील्ड है यानी पानी से भरा जो एक खेत है उस खेत में जाकर इसको क्या कर दिया जाता है, रोप दिया जाता है। इसको बोलते हैं रोपाई, है ना, ट्रांसप्लांटेशन। और जाकर इसमें रोप दिया जाता है और इसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक पानी जो होता है मोटी परत इसमें लगाना आवश्यक होती है पानी की, जिससे पानी का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अब इससे क्या होता है, एक चीज़ तो क्या है कि इसमें 25 से 30 दिन लगना है किसके लिए, जो हमारा जो प्रोडक्शन है उसको नर्सरी से चीज़ों को कहाँ ले आने में, और जो मेन हमारा जो फील्ड है वहाँ तक ले आने में 25 से 35 दिन लग रहे हैं हमको। पहली दिक्कत। दूसरी चीज़ इसमें क्या है भाई कि इसमें पानी का बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, हमको इस्तेमाल करने को मिल रहा है। फ्लोटेड है हमारी फील्ड यानी जल से भरी फील्ड है, तो इसमें पानी का इस्तेमाल भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो पानी की समस्या है इसमें। तीसरी समस्या इसमें क्या है भाई, लेबर। इसमें लेबर बहुत ज़्यादा लगता है। पहले तो भाई देखो कि नर्सरी जो है, इस नर्सरी में पहले तो बीज को उगाने के लिए लोग लगेंगे, फिर इस नर्सरी से ले आकर उस खेत में लगाने के लिए भी लोगों की आवश्यकता बहुत लगेगी, और बीच बीच में इसमें इरिगेशन यानी जो बोलते हैं कि सिंचाई उसको करने की आवश्यकता होती है। अब ये बार बार इरिगेशन करने जब फार्मर आएगा तो उसके बाद दूसरी चीज़ों के लिए समय कहाँ बच पाएगा, तो ये चीज़ है। लेकिन इतने सारी चीज़ों के होने के बावजूद आज जो ट्रांसप्लांटेशन है हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ना। वो फ़ायदा ये है कि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईल्ड यानी जो उपज जो होती है ना इसकी बहुत उचित बड़ी मात्रा में होती है। इस कारण से ये जो मेथड है आज हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या, इज देयर अ बेटर प्रैक्टिस टू द बेस्ट प्रैक्टिस, क्या सर्वोत्तम कार्य प्रणाली से कोई बेहतर कार्य प्रणाली होती है?
यूपीएससी आपसे पूछता है, तो बताएंगे बिल्कुल हाँ होती है। और देखेंगे डीएसआर मेथड की इसकी सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से बेहतर कार्यप्रणाली है। क्या है बेहतर कार्यप्रणाली? डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड क्या होती है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सीडिंग इन्वॉल्व्स सोइंग राइस seeds directly into the fields bypassing the need to raise seeding in a nursery and transplant them। यानी कहने का अर्थ क्या है, पहली मेथड में हमने क्या करा था, नर्सरी में उस पौधे को थोड़ा सा उगाया था, फिर उगाने के बाद उसको खेत में लाकर उसको रोप दिया था। इस मेथड में यहाँ पर नर्सरी का इस्तेमाल ही खत्म, इसको ही इसने क्या कर दिया है, बाईपास कर दिया है। अब आपको नर्सरी जाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली खेत पे जाकर क्या करिए, उसकी जो सीड है, उसका जो बीज है, उसको जाके रोप दीजिए। ठीक है, इसमें डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड में इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड के। अब इसके टाइप्स होते हैं दो प्रकार के भाई, एक तो है ड्राई डीएसआर मेथड और दूसरा होता है वेट डीएसआर मेथड। डायरेक्ट ड्राई डीएसआर क्या होता है भाई, कि जो सीड्स हैं, जो है हमारी बीज हैं, उनको हम शुष्क यानी जो हमारा सूखा जो खेत होता है उसमें जाकर बो दें, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हमारा खेत गीला करके हम उसमें बो दें। दोनों तरह से आप क्या कर सकते हैं, डीएसआर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए समझना कि डीएसआर मेथड के कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है ड्राई डीएसआर, एक होता है वेट डीएसआर, ये समझ लेंगे। ठीक है, अब डीएसआर मेथड में क्या है, हम कर रहे हैं पहले नर्सरी को बाईपास, नर्सरी के बिना ही क्या कर रहे हैं, जो हमारी जो खेत है हमारा, उसमें डायरेक्टली जाकर जो बीज है उसको बो रहे हैं। उसको कैसे बोएंगे, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एक प्रौद्योगिकी के माध्यम से। इसमें एक और फायदा ये भी होता है कि जो हम बीज बोते हैं उसी के साथ साथ जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, उर्वरक जो होते हैं, वो भी साथ साथ डलते चले जाते हैं, तो समय की भी बचत होती है और फर्टिलाइजर्स छिड़कने में भी समय नहीं जाएगा और ऊर्जा भी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई डीएसआर मेथड, तो इसके बारे में अपन पूरी प्रोसीजर समझते हैं डीएसआर मेथड का। जैसे कि इसके नाम से सजेस्ट है, अपन ने आगे भी देख लिया कि इसमें नर्सरी का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। पैडिड सीड्स आर डायरेक्टली सोन रफली 20 to 30 days prior to when they have been transplanted, they would have been transplanted। यानी कहने का अर्थ क्या है कि पहले आप 20 से 25 दिन तक उसको क्या करते थे, 15 से अपन ने देखा था ना कितने दिन बाद, 25 से 35 दिन के बाद वो क्या करते हैं, खेत में जाकर उसको जो है वो रोपते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, 20 से 30 दिन बच जाते हैं आपके। 20 से 30 दिन पहले आप क्या कर सकते हो, नर्सरी में ना जाते हुए डायरेक्टली उसको सो कर सकते हो, उसको डायरेक्टली जाके क्या कर सकते हो, उसको बो सकते हैं, आप उसको रोप सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है भाई, इससे आपका समय भी बचेगा। मुख्यतः समय का तो मेन टारगेट होता है फसलों में। मानसून जो होता है वो किसका जो होता है, कृषि का, मतलब कृषि क्या होती है, मानसून का जुआ होता है। अब मानसून एक बार निकल गया फिर क्या करेंगे, समय बचाना आवश्यक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द फील्ड इज इरिगेटेड एंड लीजर लेवल्ड। यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेजर लेवल्ड। अब ये लीजर लेवल्ड क्या है भाई, ये एक क्या होती है, टेक्नोलॉजी होती है लीजर लेवल्ड। आपने कहीं ना कहीं शायद इसको देखा भी होगा, यानी एक टॉर्च टाइप की मान के चलो, एक टॉर्च टाइप की होगी जिसमें से क्या होती है, लेज़र बीम्स निकलती है ना। और ये लेज़र बीम्स क्या करती है, वर्टिकल या हॉरिजेंटल, मुख्यतः भी अपन वर्टिकल की बात ना करते हुए हॉरिजेंटल की बात करेंगे, क्योंकि क्षैतिज हम नहीं करेंगे, हम जो हॉरिजेंटल उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारे फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस लेवल जो लेज़र लेवल है, इसके माध्यम से ये जो लेज़र्स होती हैं उनको सीधे क्या करते हैं, पार कराते हैं। अब इससे जो ये लेज़र्स जैसे सीधे जाती हैं तो हमें समझ में आता है कि जो ज़मीन है क्या वो लेवल में है, क्या ऊपर नीचे तो नहीं है। और इसको लेवल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल करते हैं डीएसआर मेथड में, ताकि हमारी जो फील्ड है, हमारा जो खेत है, वो क्या है, क्या हो पाए, एक लेवल में आ पाए। जैसे डीएसआर जो है डायरेक्ट सीडिंग और राइस मेथड, वो अच्छी तरीके से काम कर पाए, जो टेक्नोलॉजी वो अपना काम बढ़िया तरीके से निभा पाए। और इसमें जो नाम दिए हुए हैं, कौन सा, सीड ड्रिल और लक्की सीडर, इनको आप सर्च करेंगे ना अच्छी तरीके से, सीड ड्रिल और लक्की ड्रिल सीडर क्या होते हैं, इनके बारे में आप सर्च कर लीजिए, फोटो देखेंगे अच्छी तरीके से समझ में आया है, कहीं ना कहीं आपने देखा जरूर होगा उनको। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, कि इसमें मुख्यतः क्या है, जो सीड ट्रीटमेंट है, यानी जो हमारा बीज होता है उसके ऊपर हमको काम करने की बहुत आवश्यकता है। बीज के ऊपर क्या आवश्यकता होती है डीएसआर मेथड में, ये जो बीज होते हैं, जो डीएसआर मेथड, अच्छा मुख्यतः आपने दिमाग लगाओ थोड़ा, किसानों के पास भी तो उतना पानी नहीं है, वो क्यों चाहते हैं कि वो जाकर पहले नर्सरी में जाकर उगाएं, फिर जाकर इतना समय लगाकर वो करें, इसको क्यों नहीं अडॉप्ट करना चाहते। ट्रांसप्लांटेशन में फ़ायदा ये रहता है कि आप एक लंबे समय तक पानी को क्या करते हैं, उसमें खेत में भर देते हैं। तो खेत में उसको भरने के कारण क्या होता है, जो फंगी होती है, वो फंगी जो होती है वो फसल में नहीं लगती है, और उस फंगाई से बचने के लिए वो पानी को उसमें भर देते हैं, और दूसरी चीज़ उपजाऊ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब डीएसआर मेथड में एक दिक्कत ये है कि इसके जो सीड्स होते हैं वो हम डायरेक्टली सोन कर रहे हैं, तो उसमें एक वर्नेबिलिटी है, एक बोल सकते हैं संवेदनशीलता है फंगीज को लगने का।
अब फंगी को रखने के बचाने के लिए क्या होता है, इस सीड्स के ऊपर थोड़ा सा हमको काम करना होता है। वो काम हम क्या करते हैं, 8 दिनों को तक हम ये जो इसके बीज हैं उसको फंगीसाइड में डुबा के रखते हैं। फंगीसाइड का जो घोल होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसको डुबा के रखते हैं। और डुबाने के रखने के बाद जब हम उसको बोने जाते हैं, जब बीज होता है उसको बोने जाते हैं, उससे पहले आधे दिन तक उसको सुखाते हैं। अब इसमें तो समय जा रहा है, लेकिन उससे कम समय जा रहा है ना। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर कि जो फंगी है वो होना पड़ रहा है। अब जो किसान है उसको फंगीसाइड भी खरीदना पड़ेगा। अब एक नई चीज़ उसके लिए उत्पादित हो गई, फंगीसाइड में उसका और पैसे लगेंगे। तो मेन बात होती है इकोनॉमिक बोला है ना। ऐसा नहीं है कि सरकार इसमें हेल्प नहीं कर रही है। 1500 रुपये का जो प्रति एकड़ जो है ना उसकी सहायता देती सरकार ये DSR मेथड को प्रोत्साहित करने के लिए। आगे देखेंगे उसके बारे में भी। तो ये इसके बारे में ये था। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए स्लाइड्स है। आगे इंग्लिश वाला था, हिंदी में इसका दिया हुआ है। जो फंगीसाइड्स मैंने बताया था उसमें क्या है, फफूंदनाशक, ठीक है। फफूंदनाशक जो घोल है, फंगीसाइड जो सॉल्यूशन है उसमें वो डिप किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके इरिगेशन के बारे में कि इसका इरिगेशन मतलब किस तरह से किया जाता है। मुख्यतः इसका जो पहला राउंड होता है, आप देखो बहुत शानदार, अब आपको समझ में आएगा इसको कि पानी को कैसे बचाएगा। नहीं, ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी फसल को उगाया है, आपने डाला है, ठीक है। अब इसको बोने के बाद, ये बीजों को बोने के बाद 21 दिन बाद आपको अब इसकी सिंचाई करनी। अभी सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं, 21 दिन बाद आपको सिंचाई करनी। और टोटल आपको इन ऑल टोटल जब आप लास्ट में बहुत सारी सिंचाई कर लेंगे, लास्ट में जो आप जब हार्वेस्टिंग करेंगे, जो फसल है उसको काटेंगे, उससे 10 दिन पहले आपको करना पड़ेगी इरीगेशन। और उसके बीच में लगभग टोटल कितनी इरीगेशन आपको करने हैं, कितनी बार करना है, 14 से 17 बार आपको क्या करना है, इरीगेशन को करना है। 7 से 10 दिन का आपको इंटरवल रखना है, बीच में 7 से 10 दिन का गैप रखते रखते आपको क्या करना है, जो इरीगेशन है उसको करना है। ये तो बात हुई भाई 14 से 17 बार आपको इरीगेशन करना है। अब मान के चलो आपका मानसून अच्छा है, कम करिए, ज़्यादा मत कीजिए, इंटरवल को बढ़ा दीजिए। ऐसा कर सकते हैं आप। यदि आपकी मिट्टी जो है, जो खेत की मिट्टी है, यदि वो वैसी है कि वो कम पानी लेती है, तो 14 से 17 बार आपको लगना भी कम भी लगेगा, इससे भी है ना, इतना नहीं लगेगा। जो ट्रेडिशनल मेथड है, उस ट्रेडिशनल यानी जो पारंपरिक मेथड है, उसमें 25 से 27 बार इरीगेशन आपको करना पड़ता है। 25 से 27 टाइम आपको करना पड़ता है। तो इसमें लगभग आधे का फायदा हो रहा है कि इतने कम आपको इरीगेशन करने की आवश्यकता होगी। इरीगेशन से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी का हम देखते हैं कि समस्या बन जाती है। आज पानी की समस्या कितनी बड़ी है, हमने पीछे के कुछ एडिटोरियल्स में चर्चा करी थी उनके बारे में। तो ये वाटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जब भी आप वाटर कंजर्वेशन में बताएं, इस वाली लाइन्स का, इस पैराग्राफ का इस्तेमाल करें। क्या बताएंगे इस पैराग्राफ में कि हम 21 दिन बाद, बोने के 21 दिन बाद पहली बार सिंचाई करते हैं और 14 से 17 बार ही इसकी सिंचाई हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि DSR मेथड के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या फ़ायदे हमको देखने को मिलते हैं। पहला फ़ायदा है वाटर कंजर्वेशन, जो मैंने आपको बता दिया। जल संरक्षण हमको देखने को मिलेगा भाई। हम पानी का इरीगेशन जो है उसको कम करेंगे तो वाटर कंजर्व होगी। सेकेंड है लेबर सेविंग। लेबर सेविंग कैसे होगी, इरीगेशन कम करोगे तो बार बार लोग, मतलब जो किसान है उनको इरीगेशन करने भी नहीं जाना पड़ेगा, तो उनका वो भी समय बचेगा। दूसरी चीज़, जो नर्सरी से जो खेत तक का सफ़र है उसमें भी तो कितना उनको काम करना पड़ता है, वो काम भी उनका बच जाएगा। अब लेबर बचेगा तो वो क्या करेंगे, उतने समय में वो पराली प्रबंधन में काम लगा देंगे। जिससे एक और चीज़ आपके लिए हो गई कनेक्ट, पॉल्यूशन को भी समाप्त कर सकता है। इसके माध्यम से पॉल्यूशन जो है उसकी भी समस्या समाप्त हो सकती है। क्योंकि क्या होता है, पराली जो होती है, ऐसा कहा जाता है, दिल्ली में ऐसी चर्चा में आती है कि दिल्ली के पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर पराली का जलाना भी। जो पंजाब हरियाणा में पराली होती है वो जलती है, वहाँ से पॉल्यूशन होता है। पराली प्रबंधन जो है वो भी कर सकते हैं आप अच्छी तरीके से, सेव अगर आपका लेबर कम होंगी तो, ठीक है। हम देखते हैं ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक 3 और 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। अब यदि आप इसमें से लैंड को बचाएंगे, इसमें नेक्स्ट ही पॉइंट लिखा हुआ है सॉइल हेल्थ, ठीक है। सॉइल हेल्थ भी इसमें इंप्रूव होगी। तो कैसे भाई, पहला है लैंड यानी भूमि। यदि आपकी भूमि अच्छी है, भूमि को आप बार बार उसके अंदर इतना पानी दे रहे हैं कि आपकी जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी जो ऊपर वाली, वही बह जाती है। इरीगेशन वो क्या होता है, इरोजन, सॉइल इरोजन क्यों होता है, एक्सेसिव इरीगेशन के कारण ही तो होता है। जब आप आवश्यकता से अधिक पानी बहा देते हैं खेतों में, उसके कारण ही तो क्या होता है, आपको देखने को मिलती है तो समस्या कि आपकी जो खेत है उसका जो मेन वो वाला हिस्सा था मिट्टी का, जो उपजाऊ थी, वो बह गई आगे जाके, तो वो बचेगा आपका। तो लैंड की आपकी सफलता देखने को मिलेगी। सेकेंडली लेबर, आपका लेबर की मेहनत भी बच रही है, तो ये भी आपका सुदृढ़ हो रहा है। कैपिटल तो बढ़ेगा ही भाई, क्योंकि अब आप क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल की आवश्यकता होगी। DSR मेथड के लिए लोन वगैरह तो आप लेंगे ही सही। आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप भी आपके अंदर डेवलप होगी यदि आप इन सब चीज़ों को प्रबंधित करना सीख जाते हैं। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्टेड है DSR मेथड से, ठीक है। तो करंट आप इसका इस्तेमाल इकोनॉमी के भी किसी क्वेश्चन में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। विजडम फाइंड्स ट्रूथ, विवेक सत्य को पहचान लेता है। तो आप पहचान जाएंगे किसी भी क्वेश्चन में, अगर विवेक आपका जागृत होगा कि हाँ, कि मुझे इस क्वेश्चन में कहाँ इसका इस्तेमाल करना है।
इसमें एडवांटेज में पूरे देख लेते हैं एक बार। एक बोल रहा था वाटर कंजर्वेशन का, सेकंड क्या है हमारा जो लेबर है वो बच जाएंगे, तीसरा है सॉइल हेल्थ जो है वो बढ़ेगी, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अगर आप देखेंगे एनारोबिक जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें देखने को मिलता है जो मीथेन होता है, मीथेन का बहुत ज़्यादा क्या होता है प्रोडक्शन होता है। केमिस्ट्री का है, आप केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें ये बताया जाता है डिकम्पोजिशन क्या होता है, एनारोबिक एरोबिक क्या होता है। तो क्या है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस सॉइल केयर जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको भी कम करने के लिए हमारे लिए लाभकारी होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है इसी के बारे में। अब इशू क्या है भाई, मेन समस्या क्या है, समस्या ये है कि इतने सारे फायदे होने के बावजूद, सरकार के 1500 रुपये प्रति एकड़ देने के बावजूद लोगों में अवेयरनेस की कमी है। तो अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, ये सबसे बड़ी समस्या है, इशू बना के आ रहा है पंजाब में भी और पूरे भारत में भी, हर जगह देखने को मिल रहा है। चैलेंज क्या है भाई, पहला है वाटर मैनेजमेंट, सॉरी वीड मैनेजमेंट, जो खरपतवार होती है ना, क्या लिखा हुआ है, खरपतवार जो होती है ना उसका मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया जो डीएसआर मेथड है उसमें क्या होता है, इस सब चीज़ों की बहुत मतलब समस्या देखने को मिलती है। खरपतवार उसमें मतलब लगने की जो चांस है, वर्नेबिलिटी ज़्यादा है। तीसरा जो कीट है और रोग प्रबंधन, ये भी आवश्यकता है हमको, क्योंकि जो कीट है वो भी उसमें लगने के लिए संवेदनशील होती है जो फसलें होती हैं। नेक्स्ट जल प्रबंधन, अब वाटर कितना आपको देना है वो आपको पूरा मैनेज करके चलना पड़ेगा कि इरिगेशन आपको कितने समय में करनी है, टाइम पीरियड आपको डिसाइडेड रहना है। वो तो हालांकि पहले वाले में भी होता है, लेकिन आपको इसमें वाटर जो है वो कितना क्या देना है आपको बहुत अच्छी तरीके से उसका प्रबंधन आना चाहिए। तो ये सारे चैलेंजेस इसके बारे में जो बताए गए। कंक्लूजन क्या है भाई, कंक्लूजन यही है कि फ्यूचर में जो डीएसआर मेथड है वो उसका एक बड़ा चेंज लेके आ सकती है जो हमारी एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके चैलेंजेस के ऊपर भी काम करना होगा। उसके फायदे तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो भी संवेदनशील हैं। जो वीड हमें जो देखते हैं, खरपतवार की दिक्कत है, पेस्ट की दिक्कत है, कीटों की दिक्कत है ना, और वाटर मैनेजमेंट की जो दिक्कत है, इनको हमको क्या करना पड़ेगा, जल्द से जल्द टेकल करना पड़ेगा, जिससे हमको इसको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जो एजुटोरियल है पूरा आपको समझ में आया होगा, डीएसआर मेथड आपको समझ में आई होगी। ये एक ऐसा तीर है जिससे ना जाने कितने निशाने आप मार लेंगे, बस आपको उसका क्या आना चाहिए, इस्तेमाल करना आना चाहिए। डीएसआर का आप इस्तेमाल क्या करते हैं, हम आगे वाले जो एडिटोरियल्स में आप फॉलो करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल जो आपको लगेगा नहीं कि हाँ यार इसमें भी लिंक हो सकता है, वहाँ पर भी अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सिलेबस में दिया है वो सब कुछ आपने पढ़ा हो, जो आपने पढ़ा है उससे आप कितना जवाब दे पाते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ये मेन फैक्टर होता है। तो आप आवश्यकता है कि इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझें। आशा करता हूँ कि जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। यदि ये पूरा जो टॉपिक दिया हुआ है, पूरी डेफिनेशंस हैं, टाइप्स हैं, इनका कंटेंट आपको चाहिए तो आप पीडीएफ के माध्यम से इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आदर्श परिवार का जो टेलीग्राम चैनल है, जाके आदर्श परिवार का टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आदर्श परिवार एंड मॉडर्न नालंदा, तो आपको इस चैनल का लोगो देखने को मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप डायरेक्टली इस चैनल पर पहुंच सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ जो है वहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाता है। जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे पॉलिटी, लाइव क्लासेस पॉलिटी की चल रही है संतोष सर की, उसके पीडीएफ यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। क्लासेस की लिंक्स जो होती हैं वो इसमें डाल दी जाती हैं। शेड्यूल जो होते हैं उसके बारे में भी अपडेट जो टेलीग्राम चैनल है उसमें कर दिया जाता है, तो आप इसमें जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए अगर आपको जानकारी प्राप्त करने की ऑफलाइन क्लासेस में हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप इस नंबर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। संस्था का नंबर है और इसमें ऑफलाइन क्लासेस जो निःशुल्क चल रही हैं उसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो चर्चा की समाप्ति करेंगे थॉट ऑफ द डे से, परीक्षित भारती सर के कथन से, जो कि है आपकी ड्यूटी पॉजिटिव एक्शन करना है, क्योंकि रिएक्शन कभी भी पहला कदम नहीं होता है। आपको करना है सकारात्मक एक्शन। नेगेटिव रिएक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सेकंड स्टेप होती है। पहली स्टेप हमेशा क्या होती है, एक्शन करना, और वो भी हमको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो आशा करता हूँ कि आज का एडिटोरियल आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे संबंध में यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नॉलेजफुल एडिटोरियल के साथ बहुत जल्द।